इस लेक्चर में हम हार्मोन्स के मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हार्मोन्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जिनको हम क्या कहते हैं प्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं। दूसरे होते हैं क्या लिपिड नेचर के हार्मोन्स होते हैं जिसको हम स्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। अब क्या होता है जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं वह लिपिड बाइलेयर को डायरेक्ट पास नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गया? क्योंकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है वाटर में घुले हुए हैं हाइड्रोफिलिक नेचर की होते हैं और हमारी लिपिड कैसी होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो ये हार्मोन्स जो वाटर में घुलनशील हैं या प्रोटीन नेचर के होते हैं ये लिपिड को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब जब डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऐसा रिसेप्टर अच्छा रिसेप्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है। रिसेप्टर क्या होते हैं ये हार्मोन्स स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं हार्मोन्स स्पेसिफिक होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, रिसेप्टर भी प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। या तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएँगे या तो सेल के अंदर पाए जाएँगे। बात समझ में आ गया? अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कब पाए जाएँगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कब पाए जाएँगे? तो आप समझ लो, ऐसा हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए रिसेप्टर क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएँगे। ऐसा हार्मोन जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, उसके लिए सेल जो रिसेप्टर होंगे उनको क्या होंगे अंदर रखे जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है जिसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे क्या हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स या प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं कैसे होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल होते हैं तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करती है बाइंड करते हैं। क्या करते हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करती है बाइंड करते हैं। ये देखो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाला रिसेप्टर क्या किए मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर उसको क्या किए ये हार्मोन्स बाइंड कर लिए। जैसे ही हार्मोन्स बाइंड करते हैं तो क्या बनता है क्या हार्मोन्स क्या बनता है हार्मोन्स। ठीक है रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है क्या बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आपको ध्यान रखना है जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तुरंत क्या होता है सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं। क्या चलते हैं सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं और उस बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को मिलाकर एनसीईआरटी क्या लिखती है रिस्पांस 1 लिखती है। क्या लिखती है रिस्पांस 1 लिखती है। मैंने क्या कहा जैसे ही हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्या किया बाइंड किया वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलने शुरू हो गए। उन केमिकल रिएक्शन को एनसीईआरटी मिलाकर क्या कहती है रिस्पांस 1 कहती है। क्या कहती है रिस्पांस 1 कहती है। अब उन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्या जनरेट होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया। ठीक है क्या हो गया साइक्लिक एएमपी हो गया। ठीक है या आईपी3 हो गया। ठीक है ये सारे क्या जनरेट होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी मैसेंजर कैसे जनरेट होते हैं जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है क्या बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। उस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बनने से सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है आपका सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी कैल्शियम। ठीक है आपका आईपी3 जनरेट होता है। बात समझ में आ गया? अब आपको ध्यान रखना है जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर बनता है ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर फिर से क्या करता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलवाता है। क्या चलवाता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलवाता है। बात ध्यान समझिएगा जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर बना ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलवाता है। क्या कर चलवाता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलवाता है। उन बायोकेमिकल रिएक्शन को मिलाकर एनसीईआरटी क्या लिखती है बायोकेमिकल रिस्पांस लिखती है। क्या लिखती है बायोकेमिकल रिस्पांस लिखती है। इस बायोकेमिकल रिएक्शन से या इस बायोकेमिकल रिएक्शन से सेल के अंदर क्या होती है फिजियोलॉजिकल चेंज होती है। क्या होती है सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज होती है। जो बायोकेमिकल रिस्पांस या बायोकेमिकल रिएक्शन थे उससे क्या होती है सेल की साइज ग्रो होती है। क्या होती है
सेल की साइज ग्रो होने लगती है। अगर सेल की साइज ग्रो हो रही है, इसका मतलब सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गया? आपको ध्यान रखना है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई सेल है, ठीक है, हार्मोन्स के आने से अगर उसकी साइज बढ़ रही है, उसका क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो एफएसएच होता है, ठीक है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, वह एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन्स है। क्या है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन्स है। अब प्रोटीन नेचर का हार्मोन्स है, वाटर में क्या है? सॉल्युबल है, वाटर में घुलनशील है, ठीक है। हाइड्रो क्या है? ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करेगा? बाइंड करेगा। अब मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनको बाइंड करने से क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने से उस सेल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन होंगे। उन केमिकल रिएक्शन को मिलाकर रिस्पॉन्स 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स 1 कहते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट होगा? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा। सेकेंडरी मैसेंजर से जनरेट होने से सेल के अंदर बहुत सारे फिर से केमिकल रिएक्शन चलते हैं। उन केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? एनसीईआरटी क्या लिखती है? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कहती है। क्या कहती है? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कहती है। अब उस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स से सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं। सेल की साइज बढ़ती है, सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो जो आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, वह इस तरह से क्या करते हैं? काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं? इस तरह से क्या करते हैं? मैकेनिज्म करते हैं। को ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं। तीसरा चीज ध्यान रखना है कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं, ये अपने मैसेज को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर का सहारा लेते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। बात समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। नंबर 2, वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं, ये अपने मैसेज को सेल को पहुंचाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर का सहारा लेते हैं। बात समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे जो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, या जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, वो सीधे सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की बनी हुई है और ये लिपिड में सॉल्युबल भी हैं। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन इनको रोक नहीं करती है। ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये सीधे क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं? घुस जाते हैं। अब ये सीधे सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं तो इसके लिए इनको इनको सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर किसी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गया? इनको रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पर? सेल के अंदर, ठीक है? अब सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, वो हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर हो या हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर हो। बात समझ में आ गया? आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो जो आपके एस्ट्रोजन होते हैं या जो आपके आपके ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, इनके रिसेप्टर जो होते हैं, वह सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब आप देखो, ये आपका एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जिसको हम कहते हैं क्या? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन लिपिड सॉल्युबल है, सीधे क्या करेगा? मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये क्या होता है? इसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वहाँ पाया जाता है, ठीक है? तो मान लेते हैं ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए है और इसका रिसेप्टर कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? इसका रिसेप्टर कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो आपका एस्ट्रोजन है, वह डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करता है? बाइंड करता है और जैसे ही बाइंड करता है, फिर से क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आपको ध्यान रखना है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने से डीएनए का ये सेगमेंट क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाता है और इस सेगमेंट के एक्टिवेट होने से क्या बनता है? यहाँ से बनता है क्या?
एमआरएनए, मतलब कि क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। मैंने फिर से बता रहा हूं मैं, ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये कैसा है, लिपिड नेचर का है, लिपिड में सॉल्युबल है, तो सीधे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये क्रॉस करता है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आया, सेल के अंदर आया। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसका रिसेप्टर, इस हार्मोन्स का रिसेप्टर डीएनए के ऊपर पाया जाता है। अब ये हार्मोन्स डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है। और बाइंड करते ही क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, डीएनए का ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होकर क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। अब इस एमआरएनए, ये एमआरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। कहाँ जाता है, ये साइटोप्लाज्म में जाता है। और साइटोप्लाज्म में जाकर ये ईआर के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचता है। जहां पर इसका होता है क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन या कह लें एंजाइम। अब ये प्रोटीन या एंजाइम जो क्या करता है, उस सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बायोकेमिकल चेंज करवाता है। क्या करवाता है, बहुत सारे बायोकेमिकल चेंज करवाता है। और इस बायोकेमिकल चेंज से क्या होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। अब सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकती है, तो मैंने कहा या तो सेल का डिवीजन हो सकता है, या तो सेल ग्रो कर सकता है, या सेल का डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तभी आता है जब सेल के अंदर क्या होते हैं, कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शन चलवा कौन रहा है, तो यह हार्मोन्स चलवा रहे हैं। कौन चलवा रहे हैं, ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये जो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, मैं इनकी समरी को फिर से आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने कहा दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को सीधे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और क्या बनाते हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बनते ही सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बनते हैं, होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को मिलाकर एंजाइटी रिस्पॉन्स 1 लिखती है। उस रिस्पॉन्स 1 के रिजल्ट में सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं। और ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिसको हम बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। उस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स से क्या होता है, सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। क्या होते हैं, सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जबकि जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वह इस तरह से काम करते हैं कि वो सीधे सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस कर जाते हैं, इनके रिसेप्टर डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और क्या बनाते हैं, यह हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनते ही डीएनए का वह सेगमेंट एक्टिवेट होता है और तुरंत बनाता है क्या, एमआरएनए। एमआरएनए से वह एमआरएनए बाहर निकलता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, वो आपके ईआर के पास जाता है। और वहां से बनाता है क्या, प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। वह प्रोटीन या एंजाइम उसी सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस करवाता है। उस बायोकेमिकल चेंजेस से क्या बनता है, सेल के अंदर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती है। बात समझ में आ गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में एक चीज आपको ये भी ध्यान रखने हैं, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है, जबकि फैट सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के रिसेप्टर जो होते हैं वह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल हार्मोन्स के रिसेप्टर जो होते हैं वह सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बने बनाए प्रोटीन को क्या करते हैं, इनएक्टिव से एक्टिव कर देते हैं। ध्यान से बात समझिएगा। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स क्या करते हैं, ये पहले से बनाया गया प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। या मैं ऐसे कहूं कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, पहले से बनाए गए प्रोटीन या एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं उसी को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं। उसी को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं। जबकि जो लिपिड
हार्मोन्स होते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नए प्रोटीन या एंजाइम बनाते हैं। बात समझ में आ गया? इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गया? तो ये हार्मोन्स का क्या थे आपके, ये मैकेनिज़्म था। ठीक है? हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।